और नए साल के स्वागत में एक बुरी खबर भी आई है। माता वैष्णो देवी भवन में कटरा में भगदड़ मच गई श्रद्धालुओं की। इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत भी हुई और 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से ये भगदड़ मची। पीएमओ ने किया है मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। ये सुबह सुबह ये खबर आई है जब वहां पे कटरा में रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। जो इंतजाम किए गए थे वो पुख्ता नहीं थे और कई लोगों के 10 से ज्यादा लोग 12 लोग मारे गए हैं, 14 लोग घायल हुए और इन सबको अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कहा है कि मामला अभी नियंत्रण में है और कहा जा रहा है कि यात्रा फिर से जारी कर दी गई है। लेकिन सुबह सुबह एक दुर्घटना की यह खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि घायलों को की मदद की जा रही है। ये हादसा सुबह हुआ जब माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन के दौरान वहां पे भगदड़ मच गई। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भगदड़ में 1 दर्जन लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को अस्पताल भी भेजा गया है और पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। और इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और इस घटना के बाद पीएमओ ने ट्वीट करके लिखा है कि जो 2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके परिजनों को ऐलान किया गया है, जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। और एक बार फिर से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नीतीश को गुस्सा क्यों आता है? बिहार में इन दिनों सारे पार्क और सार्वजनिक स्थल ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जारी है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे वो अपने हर भाषण में मीडिया से अपनी नाराजगी नहीं छिपा पाते हैं। ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर में समाज सुधार अभियान के दौरान मीडिया से अपनी नाराजगी दिखाते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नाराजगी की वजह ये थी कि अपनी मांगों के लिए कुछ लोगों के हंगामे और कुछ नेताओं की तरफ कुछ देर के लिए मीडिया के कैमरे घूम गए थे। ये पहली बार नहीं बल्कि सासाराम में भी नीतीश ने शराबबंदी के आलोचकों को कुछ इसी अंदाज में प्रमाण पत्र दिया। हम लोग ये सब काम करते हैं ना, तो कुछ लोग जो सख्त खिलाफ है शराबबंदी के, अब बड़े काबिल अब विद्वान कुछ लोग हैं, अपने को विद्वान समझते हैं। हम तो काबिल नहीं मानते, चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी लिखते हो, लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं। उन्होंने इस यात्रा में साल के आखिरी भाषण में भी समस्तीपुर में अपने आलोचकों को निशाने पर रखा।
हम लोग तो शुरू से बोलते थे कि दारू बहुत बुरी चीज है, लेकिन इन्हीं माने तो देखिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और 2018 में प्रकाशित किया कि शराब कितनी बुरी चीज है। शराबबंदी को लेकर के जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अब बताइए ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है, मतलब शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हर एक तरीके से घिरे हुए हैं और उस वजह से ऊटपटांग बयान दिया जा रहा है। नीतीश अब मीडिया से कुछ पॉजिटिव दिखाने का भी आग्रह करते हैं। आप लोगों का काम है कि जो चल रहा है अभियान और इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर, इसको आप एसेस करिए। कौन क्या बोलता है उस पर हमको कोई नोटिस लेना है? अगर कुछ बोलेगा तभी ना आप लोग जगह दीजिएगा, स्वाभाविक है। तो इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए मेरे लिए इन सब चीजों पर कुछ कहना ठीक है। शराबबंदी के सच लिखने या दिखाने पर अगर नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों पर आग बबूला हो जाते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि पिछले 5.5 वर्षों के दौरान बिहार में अगर शराबबंदी विफल रहा है तो उसे फेल कराने में बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों की सबसे सक्रिय भूमिका रही है। और इस बिहार पुलिस के मुखिया खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस सच को वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मीडिया को और मीडिया कर्मियों को वो बलि का बकरा बनाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। नीतीश का गुस्सा। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला में शांति मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि पंजाब का भाईचारा बिगाड़ने की साजिश हो रही है, इसलिए भाईचारा बनाकर रखें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला की सड़क पर आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ ये है अरविंद केजरीवाल का शांति मार्च। इसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा, हाल में पंजाब में बेअदबी का मामला हो या लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट का, चुनाव से पहले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश है। पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और आज मुझे बड़ी खुशी है, इतने हजारों दूर तक मेरे को दिखाई दे रहे झंडे दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ हजारों पंजाबी इकट्ठे हुए हैं। ये हजारों लोग अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए उन 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से उन शक्तियों को, पंजाब के दुश्मनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा कि हाल में हुई घटनाओं के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो कोशिशों वाले तो बंदे जिन्होंने कुछ फरे गए, कुछ की मौत होगी, पर उन्होंने पिछे कोई मास्टरमाइंड होर नहीं, ये जांच का विषय है। अब तुम यही कहना है कि हजे होर ताकत आएगी, क्योंकि बीजेपी तो नफरत की राजनीति करती है, वो तो हिंदू मुस्लिम अंदर मास्टर करती है। केजरीवाल ने जिस शांति मार्च के लिए पटियाला को चुना उसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ माना जाता है। उन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की जीत के नायक बने थे और आम आदमी पार्टी जीतते जीतते रह गई थी। इसी कामना के साथ कि केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में अमन और शांति कायम रहे, पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, सभी को नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटियाला पंजाब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। कर्नाटक में जो मंदिर सरकार के अधीन है वो जल्द ही निजी ट्रस्ट के अधीन हो जाएंगे। सरकार उन्हें स्वतंत्र करने जा रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार का मकसद मंदिरों की जमीन और संपत्ति बेचना है। कर्नाटक के 34,500 मंदिरों पर जल्द ही राज्य सरकार के मजुराई मंत्रालय का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अब राज्य में नया कानून बन रहा है, जिसके बाद मंदिर जिला अधिकारियों की जगह ट्रस्ट की देखरेख में चलेंगे।
ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಹಳ नौकरशाहों के नियंत्रण की वजह से मंदिरों को काफी नुकसान हुआ है। आने वाले बजट सत्र के दौरान हम कानून बनाकर सभी मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर देंगे ताकि वो अपना विकास कर सकें। ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। संघ लंबे समय से मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करता रहा है। इनकी भी कई श्रेणियां हैं। ए कैटेगरी यानी प्रथम श्रेणी के तहत ऐसे करीब 210 मंदिर हैं जिनकी सालाना आमदनी 25 लाख रुपए से ऊपर है। बी कैटेगरी में करीब 140 ऐसे मंदिर हैं जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से 25 लाख रुपए के बीच है। बाकी मंदिर कैटेगरी सी में आते हैं यानी 5 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले। एक अनुमान के मुताबिक सालाना सरकार को इन मंदिरों से 500 से 600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। कांग्रेस बोम्मई सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। सरकार की मंशा मंदिर की जमीन परिवार को और अपने कार्यों को सौंप देने की है। वह मंदिरों की संपत्ति बेचना चाहते हैं। पहली बार इस तरह का फैसला सरकार ले रही है। समझ में नहीं आता कि जब सरकारी अधिकारी मंदिरों को चला रहे थे तो यह फैसला लेने की सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर संघ परिवार की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं। 2008 में मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येडियुरप्पा ने एक मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया था, लेकिन उनकी ये पहल कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह गई। ऐसे में अब बोम्मई सरकार इस पूरे मामले पर नए सिरे से एक कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद मंदिरों का नियंत्रण निजी ट्रस्ट्स को सौंप दिया जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर की पुंछ सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने 2021 को खुशी खुशी विदा किया। इस दौरान जवानों ने गाना गाया और देशवासियों को आने वाले साल की शुभकामनाएं दी। जवानों ने कहा कि वो सीमा पर देशवासियों की सुरक्षा करते रहेंगे और नाच गाकर नए साल का स्वागत किया।